Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 5 from traders to rulers. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with the Marathas. ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर को। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जिस टॉपिक को लेकर हो रहा था वो था सक्सेशन का इशू। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार, है ना, कि भाई आने वाले टाइम में उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ये एक मेजर इशू था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। कब से कब तक होता है बेटा? 1775 से 1782 तक ये वॉर चलता है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ? पहली बात तो आप ये लर्न कर लें, 1775 से 1782। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इसका इशू क्या था। तो इसका इशू था सक्सेशन, ठीक है। रूट कॉज इस वॉर का क्या ही था? द इशू ऑफ सक्सेशन, कि भाई आने वाले टाइम में उत्तराधिकारी कौन बनेगा। माधवराव टू को बैकिंग दे रहे थे मराठा चीफ नाना फडणवीस। नाना फडणवीस चाहते थे कि माधवराव टू कौन बने, आने वाले सक्सेसर बने, ठीक है। और नाना फडणवीस जो थे बेटा एक इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। नाना फडणवीस की उस टाइम में चलती बहुत ज़्यादा थी, जो मराठा लोग थे वो इनकी बातों को मानते थे। तो नाना फडणवीस का कैंडिडेट कौन है? माधवराव टू, ठीक है। वहीं पर जो ब्रिटिश थे वो सपोर्ट कर रहे थे रघुनाथ राव को। ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रघुनाथ राव को। नीदर साइड इमर्ज विक्टोरियस, कोई भी साइड इस वॉर में विक्टोरियस नहीं हुई, ना ही तो मराठा जीते ना अंग्रेज जीते। हाउएवर देयर वाज अ पीस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, पर 20 साल के लिए पीस हो गया दोनों पार्टीज के बीच में। बहुत कुछ है बेटा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में पढ़ने के लिए, पर अगर हमारी बुक यहाँ ये इतना ही बता रही है तो हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। 3 पार्ट मुझे बनाने पड़े। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक होता है? 1803 से 1805, 2 ईयर्स ही चलेगा ये, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हार जाते हैं मराठा, जीत जाते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजों के साइड से इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले लड़ रहे थे। मराठा जैसे ही हार जाते हैं, ब्रिटिश उन्हें फोर्स करते हैं कि भाई आप सब्सिडरी अलायंस साइन करो। लॉर्ड वेल्सले मराठाओं को फोर्स करते हैं कि भाई आपको अब हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी उसको इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड वेल्सले या लॉर्ड वेल्सले ने। इसके अंदर होता क्या था कि जो भी किंग इस ट्रीटी को साइन करेगा वो अपनी आर्मी नहीं रखेगा, अपने किंगडम में, अपने राज्य में किसकी आर्मी को रखेगा? ब्रिटिश की आर्मी को रखेगा। तो यहाँ पर मराठा की हार होती है, तो मराठाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें सब्सिडरी अलायंस को साइन करना ही पड़ता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो ये 1816 से 1819 3 साल चला, ठीक है। यहाँ पर जो राइवल पार्टीज थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में वो कौन कौन थी बेटा? अब गवर्नर जनरल चेंज हो गए थे। गवर्नर जनरल कौन बन गए थे बेटा? मार्क हेस्टिंग्स, ठीक है। मार्क हेस्टिंग्स अंग्रेजों की साइड से लड़ रहे थे और मराठा लड़ रहे थे। कौन कौन दो राइवल पार्टी थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में? मार्क हेस्टिंग्स और मराठा। जो थर्ड वॉर था वो डिसाइसिव था, ठीक है, जिसमें मराठा पावर को कम्प्लीटली क्रश कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तक तो ऐसा था कि मराठा अपने एग्जिस्टेंस को बनाए हुए थे, पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बहुत ही डिसाइसिव होती है, जिसमें मराठाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से हरा देते हैं अंग्रेज। अब हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जो 1785 से लेकर के 1798 तक चलेगी। बैक इन ब्रिटेन, जो देखो ब्रिटेन में भी कुछ लोग थे थोड़े बुद्धिजीवी थे, थोड़ी सहानुभूति रखते थे हमसे, तो उन्होंने कंपनी की पॉलिसीज़ को ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना चालू किया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनको लगने लगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रही है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, ठीक है। अगर ये एक ट्रेडिंग बॉडी है, व्यापार करने गई है, बिजनेस करने गई है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्यों कंपनी हर बात में अपनी नाक फंसाती है, क्यों बार बार इंटरफेयर कर रही है? ऐसा डिस्कशन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहा है, ठीक है। जो पार्लियामेंट इशू करती है एक ऑर्डर और मना कर देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इंटरफेरेंस करो इंडियन रूलर्स के डिस्प्यूट्स में। जिन्हें जैसा चाहे वो अपनी कंट्री को वैसे गवर्न करें, अपने स्टेट को वैसे गवर्न करें। आप ईस्ट इंडिया कंपनी, आप एक ट्रेडिंग बॉडी हो तो आप सिर्फ ट्रेड करो,
इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर, इन्होंने इंटरफेयर ही नहीं किया ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वहाँ से चार्टर लेके आए थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली इंडिया में बिजनेस करेगी। तो ब्रिटेन इस बड़ी सी कॉलोनी को छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो चाहता था कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान ना हो जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी से कि लड़ने लग जाएं। इसीलिए वो चाहते थे कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप वहाँ रहो, पर ये पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस मत करो। ट्रेडिंग करने गए हो, ट्रेडिंग करो। ये जो पॉलिसी थी बेटा नॉन इंटरवेंशन की, इसे ब्रिटिशर्स ने तब तक ही फॉलो किया जब तक इनके इंटरेस्ट सधते रहे। मतलब इनका इंटरेस्ट रहा तब तक ही उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो किया। जब टीपू सुल्तान अटैक कर रहे थे त्रावणकोर पे, जिनके जो रूलर थे वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में थे, तो ब्रिटिशर्स ने भी वॉर लड़ा अगेंस्ट टीपू सुल्तान। मतलब ये जो पॉलिसी थी, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इशू की थी, इसको मान रहे थे ब्रिटिश इंडिया में कब तक, जब तक इनका इंटरेस्ट में कोई हार्म नहीं हो रहा था। अब त्रावणकोर के जो राजा थे उनको प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स ने दे रखी थी। टीपू सुल्तान जब त्रावणकोर पे अटैक करते हैं तो ब्रिटिशर्स पहुंच जाते हैं त्रावणकोर को हेल्प करने। दिस वॉज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और इसी कारण होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जो ब्रिटिश होते हैं वो इंटरवीन करते हैं किसके बिहाफ पे, जब अवध के नवाब अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट में लड़ रहे थे तब भी ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया। तो ब्रिटिशर्स की ये जो आदत थी इंटरफेरेंस की पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, ये कंटिन्यू कर ही रहे थे इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपांशन को, जो कब से कब तक हुआ, 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1798 में। वो फिर से एक्सपांशन की पॉलिसीज़ लेके आते हैं जिससे ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और ज़्यादा टेरिटरीज़ को जीता जा सके। इन्होंने 2 स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। पहली स्ट्रेटजीज थी सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और दूसरा था वॉर अगेंस्ट किंगडम्स ही वांटेड टू एनेक्स। सीधे जिन किंगडम्स को इनको एनेक्स करना होता था उन किंगडम्स को एनेक्स कर लेते थे युद्ध लड़के, और कई बार उन्हें ऑफर करते थे कि भाई आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी को साइन कर लो। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस को। तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था, बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उनको अंग्रेज ऑफर देते थे कि देखो आपको प्रॉब्लम होती होगी, है ना, कि आप इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करो, फिर भी इंडियन दूसरे रूलर्स आपके ऊपर अटैक करते हैं, तो देखो आपको सेफ्टी हम देंगे, आप हमारी आर्मी को मेंटेन करो। इस तरीके की पॉलिसी बना दी थी, जिस पॉलिसी को नाम दिया सब्सिडरी अलायंस। इसको बनाने वाले कौन थे, रिचर्ड वेल्सले। ठीक है, जो सब्सिडरी अलायंस था वो इस फैक्ट पे बेस करता था कि बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे वो एक दूसरे के टूवर्ड्स हॉस्टाइल थे, है ना। जैसे इंडिया में उस टाइम में जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज थी वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, एक दूसरे के एरिया को अक्वायर करने की कोशिश करती रहती थी। क्लियर है। तो इस बात का फ़ायदा अब अंग्रेज उठाएंगे। जो ब्रिटिश थे अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले, जो रिचर्ड वेल्सले थे, लॉर्ड वेल्सले थे, इस टाइम में अब गवर्नर जनरल हैं। तो इन्होंने इस राइवलरी को एक्सप्लॉइट करने का सोचा कि भाई इस राइवलरी का फ़ायदा उठा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को गेन कर सकता हूँ। ब्रिटिशर्स ने आए पोला रूलर्स को कि आप ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को एक्सेप्ट कर लो, मतलब ऐसे मान लो आप। अब पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स आपसे ये मनवाना चाह रहे हैं कि सबसे सर्वोपरि हम हैं, हमसे अच्छा दुनिया में कोई है नहीं। तो वो जो रूलर्स थे इंडियन जो आपस में लड़ते रहते थे उनको ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि भाई आपको एक दूसरे से डर लगा रहता है ना, तो एक काम करते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बस आप ये स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार कर लो, पैरामाउंटेंसी, मतलब हम सर्वोपरि हैं ये मान लो, और हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस को, सब्सिडरी ट्रीटी को साइन कर लो। इसके बदले में ब्रिटिश प्रॉमिस करते थे कि कोई भी रूलर तुम्हारे ऊपर अटैक करे, तुम्हारे किंगडम में कोई भी रिबेलियन हो, देखो एक तो दूसरा रूलर आपके ऊपर अटैक कर सकता है या तो आपके किंगडम के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इंटरनल रिबेलियन हो सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके राइवल के अटैक से हम आपको बचाएंगे। अब हम वो सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनके लिए रूलर को अग्री करना पड़ता था अगर वो सब्सिडरी ट्रीटी को साइन करेगा तो। ठीक है, पहली टर्म थी रूलर को अग्री होना पड़ेगा कि वो अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं करेगा। दूसरी थी जो रूलर्स होगा उसे ब्रिटिश आर्मी मिलेगी
ब्रिटिश आर्मी दी जाएगी जिसको उसको मेंटेन करना है, अपने राज्य में रखना है, ठीक है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि रूलर को अपनी सेफ्टी भी तो चाहिए ना, तो वो अपनी आर्मी की जगह किसकी आर्मी रखेगा? ब्रिटिश की आर्मी रखेगा। फिर ब्रिटिश की आर्मी को रखने का जितना भी खर्चा होगा वो मेंटेनेंस वो राजा खुद ही उठाएगा। अगर रूलर आर्मी को मेंटेन नहीं करना चाहता, दूसरी कंडीशन भी थी, या तो आप ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन कर लो, और सपोज करो आप ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन नहीं करना चाहते तो आपको अपनी किंगडम का थोड़ा सा पार्ट किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनो, इफ द रूलर डिड नॉट विश टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी, अगर कोई रूलर ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन नहीं करना चाहता अपने किंगडम में, तो वो कुड सीड अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश, उसको अपनी टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन तो बहुत ही भारी थी, अगर रूलर किसी दूसरे राजा के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहता है, ये दूसरे किंगडम्स के खिलाफ वॉर लड़ना चाहता है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? अंग्रेजों की, है ना। मतलब आपके इंटरनल एक्सटर्नल सारे डिसीजन अब अंग्रेज लेंगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। द रूलर हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश बिफोर ज्वाइनिंग हैंड विथ अनदर रूलर। दूसरे रूलर से अगर हाथ मिलाना है तो भी ब्रिटिशर से परमिशन लो, दूसरे रूलर्स के साथ युद्ध लड़ना है तो भी ब्रिटिशर से परमिशन लो। एक और स्पाई बैठा रहेगा आपके कोर्ट में। अब स्पाई बोलना तो नहीं चाहिए पर मतलब यही था। एक रेसिडेंट बेसिकली जो कौन होगा? ब्रिटिश ऑफिसर होगा, वो हमेशा रूलर के कोर्ट में रहेगा। ऑफिशियल्स ऑफ एनी अदर फॉरेन कंट्रीज नॉट अलाउड इन द कोर्ट। पहली बात तो जैसे उस टाइम फ्रेंच भी थे इंडिया में, पोर्तुगीज भी थे और ब्रिटिश भी थे, तो ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि वंस यू हैव साइंड सब्सिडरी अलायंस यू नीड नॉट टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद पोर्तुगीज और फ्रेंच। तो एक रेसिडेंट जो कि बेसिकली ब्रिटिश ऑफिसर होगा वो रूलर के कोर्ट में हमेशा रहेगा, और ऑफिशियल इस बात का ध्यान रखेगा जो फॉरेन ब्रिटिश ऑफिसर होगा कि भाई कोई और कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में ना हो। अब ये रूल्स बना के ब्रिटिशर्स ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। ये जो अरेंजमेंट थे इसके थ्रू क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक टेंशन खत्म हो गई, अब उन्हें लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खुद मेंटेन नहीं करनी है ना, पैसा भी उनका नहीं लगेगा और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी भी हमेशा तैयार रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको अब कौन रखेंगे? इंडियन रूलर। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है भाई? ना ही तो पैसा लगना है, ना ही तो टेंशन लेनी है, सब काम कौन करेंगे? इंडियन रूलर्स। तो ये तो बड़ा बेनिफिट मिल गया कंपनी को। दूसरा, सब्सिडरी ट्रीटी की टर्म्स को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे। कंपनी ऑल इन ऑल इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से उस रूलर की किंगडम के मैटर्स में इंटरफेयर करती रहती थी। द कंपनी इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स अभी हमने पढ़ा एक पॉइंट में कि अगर आपको किसी राजा के साथ हाथ मिलाना हो, किसी राजा से लड़ना हो, फॉरेन अफेयर्स हुए ना वो, उनको भी कंपनी देख रही है, डिफेंस को भी कंपनी देख रही है। तो भैया जो भी अलायंस पार्टनर थे उनको प्रोटेक्शन के बदले में अपनी सोवरेनिटी को खोना पड़ा। These mean that they could overthrow the ruler and annex his kingdom if and when they so wished। देखो, ना ही तो अब राजा के पास अपनी आर्मी है, ना ही तो राजा किसी बाहर वाले किंग से खुलकर बात कर सकता है, ना ही उसके साथ अलायंस बना सकता है। तो जब राजा के पास आर्मी नहीं है, दूसरे किंग्स का सपोर्ट नहीं, तो ऑब्वियसली बात है जब इच्छा होगी अंग्रेजों की वो उस किंगडम को अनेक्स कर लेंगे जिसके साथ उसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। राजा के पास जो आर्मी है, राजा उसको बोलेगा भी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, तो वो लड़ेंगे नहीं क्योंकि अल्टीमेटली आर्मी तो किसकी है? अंग्रेजों की। तीसरा, जो रेसिडेंट था उसके पास इतनी पावर दे दी गई थी कंपनी द्वारा कि वो हर इंटरनल अफेयर में किंगडम के इंटरफेयर करता ही था। ठीक है, जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते थे कंपनी के नहीं, उस रूलर के, उस राज्य के, उसमें इंटरफेयर बार बार करता रहता था। कौन? वो रेसिडेंट जिसको अंग्रेजों ने कोर्ट में रखा था कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, और इससे कंपनी की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती गई इंडिया में। अब बेटा रूलर्स अपनी इंटरनल राइवलरी के चक्कर में फंस गए। ठीक है, अब इनको अपने हर काम के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता? ब्रिटिश पे। जो रूलर्स जिन्होंने साइन किया था सब्सिडरी ट्रीटी को, अब वो किसकी मर्जी पे, किसकी दया पे आ गए थे? ब्रिटिशर्स की। कंप्लीटली डिपेंड हो गए थे ब्रिटिशर्स थे और अपने इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते थे। ठीक है,
ऑल्सो जो कॉस्ट था आर्मी को मेंटेन करने का वो भी बहुत भयंकर था, है ना। ब्रिटिशर्स की आर्मी ज़्यादा इक्विप थी तो उनको मेंटेन करने के चार्जेस भी ज़्यादा लग रहे थे। जो रेसिडेंट था वो भी बार बार किंगडम से रिसोर्सेज की डिमांड करता रहता था। तो ऑल इन ऑल अब किंगडम लॉस में जा रही थी। अच्छा, पहली बार अगर हम पूछें कि ट्रीटी सब्सिडरी ट्रीटी किसने साइन की, तो यहाँ पर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बनता है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइन किया सब्सिडरी ट्रीटी को 1798 में। 1799 में जो कंपनी थी उसने टीपू सुल्तान को हराया 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, और जो नवाब थे अवध के उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी को हराया, सब्सिडरी ट्रीटी को साइन किया 1801 में। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया हो। तो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी को साइन कब किया? 1798 में, है ना। 1799 में कंपनी ने हराया टीपू सुल्तान को 4th एंग्लो मैसूर वॉर में। जो नवाब थे अवध के उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी को साइन किया 1801 में। जो नवाब थे अवध के उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी को कब साइन किया? 1801 में। जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने ट्रीटी को साइन किया, पेशवा बाजीराव टू साइन द ट्रीटी इन बसेन इन 1802। 1801 में अवध ने साइन कर दी, 1802 में पेशवा बाजीराव ने साइन कर दी। 1799 में टीपू सुल्तान की डिफीट हो ही गई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर में। इवेंचुअली जो राजपूताना रूलर्स थे उन्हें भी फोर्स किया गया कि भाई तुम भी अब ट्रीटी साइन करो ही करो। तो राजपूताना के ऊपर तो फोर्स लगाई गई, राजपूताना रूलर्स को मजबूर किया गया कि आप सब्सिडरी ट्रीटी को साइन करो। और अब ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट इंडिया के रूलर्स ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश, एंड दिस सीमेंटेड द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश। और सब्सिडरी अलायंस के बाद तो ब्रिटिशर्स ने अपने फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया, उन्होंने अपनी पोजीशन को सीमेंटेड कर लिया। सीमेंटेड का मतलब है और ज़्यादा पक्का कर लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना। और अब ब्रिटिश सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी बेटा, अब वो इंडिया में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्रिटिश एक्सपांशन को कब से कब तक, 1805 से 1848 तक। इस पीरियड में जो ब्रिटिश एक्सपांशन हुआ 1805 से लेकर 1848 में, यहाँ पर ब्रिटिश ग्रेजुअली बहुत तेजी से अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते जा रहे थे इंडिया में, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्रिटिश के एक्सपांशन को 1805 से 1848 तक, ठीक है। इस पीरियड में बेटा ब्रिटिशर्स जो थे बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे थे, उनका राइज बहुत तेज़ी से हो रहा था, एक के बाद एक बहुत सारी किंगडम्स को वो कंट्रोल करने लग रहे थे, ठीक है। जो मराठास थे उनको तो डिसाइसिवली क्रश कर ही दिया था ब्रिटिशर्स ने 3rd एंग्लो मराठा वॉर में। मराठा जिनसे हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स को ये अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत रोक के रखेंगे, पर वैसा भी नहीं हुआ। 3rd एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स से बहुत बुरी तरीके से हारते हैं कौन? मराठा। पेशवा की जो टेरिटरी होती है उसको ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बाजीराव टू को प्रिजनर बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं। जो मराठा थे अपनी आर्मी को भी मेंटेन नहीं कर रहे थे, ठीक है, उन्हें अलाउ ही नहीं था कि वो आर्मी को मेंटेन करें, मतलब मराठास वर नो लॉन्गर अलाउड। मराठास को ब्रिटिशर्स ये अलाउ ही नहीं किया कि तुम तुम्हारी आर्मी को मेंटेन करो। जो ओल्डर मराठा चीफ थे उनका भी पावर धीरे धीरे करके कम हो गया। जो ओल्डर मराठा चीफ थे उन्होंने भी रेलिंक्विश्ड का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, अपनी टेरिटरीज पे कंट्रोल को त्याग दिया या उनसे छीन लिया गया, ठीक है। जो राजपूताना रूलर्स थे उन्होंने भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया, मान लिया कि भैया ब्रिटिशर्स सुपीरियर पावर हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट किया सिंध को, 1843 में सिंध भी ब्रिटिशर्स के पास आ गया। फिर से ध्यान से सुनना, जो ओल्डर मराठा चीफ थे उन्होंने भी रेलिंक्विश्ड किया कंट्रोल को अपनी टेरिटरीज पे। रेलिंक्विश्ड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। राजपूत रूलर भी धीरे धीरे, राजपूताना जो था वो भी ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। बाद में सिंध को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने 1843 में। अब बेटा पंजाब को पढ़ेंगे। पंजाब एक ऐसी किंगडम था अब तक, मतलब जिस टाइम पीरियड को हम पढ़ रहे हैं उस टाइम तक, कि वो जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट किंगडम्स बची थी उनमें से एक था। इस टाइम में पंजाब को रूल कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत बड़ी सी आर्मी बनाई, बहुत बढ़िया उसको ट्रेन किया,
जैसे यूरोपियन फोर्सेस बिल्कुल इक्विप्ड होती हैं, वैसे उन्होंने अपनी फोर्सेस को भी इक्विप्ड बनाया, सारी चीज़ें उन्हें दी। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि वो उनकी टेरिटरी में जाएं। कब तक? जब तक रंजीत सिंह जिंदा हो। अच्छा खासा दबदबा था रंजीत सिंह का, तो जब तक ऐसा सोच लिया था ब्रिटिशर्स ने कि जब तक रंजीत सिंह जिंदा है ना, तब तक तो हम इनकी टेरिटरी में मेडल नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, स्ट्रगल चालू हो जाता है पावर के लिए। महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे उनका नाम था दलीप सिंह, ठीक है, दलीप सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे उनका नाम था दलीप सिंह। उन्होंने थ्रोन को असेंट किया, मतलब राजगद्दी, थ्रोन किसको मिल गया? दलीप सिंह को मिल गया। कब मिला? 1843 में। जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी ड्यूरिंग हिज रेन एंड हेल्ड रियल पावर टू। देखो, इनके पास भी पावर थी, साथ ही साथ इनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। फिर होता है बेटा एंग्लो सिख वॉर, और एंग्लो सिख वॉर जब पहला होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ही सिख हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से 1845 में। पर जो सिख थे वो बो डाउन नहीं करते हैं, इवन डिफीट के बाद भी, ठीक है, हार जाते हैं, पर हार जाने के बाद भी वो ब्रिटिशर्स को अपने आप को सौंपते नहीं हैं, उनके सामने बो डाउन नहीं होते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं। सिख अपने आप को रीग्रुप करते हैं और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है, ये 1848 में आता है। पर ये डिसाइसिव होता है, सिख लॉस्ट टू द ब्रिटिश जीतते हैं, सिख हार जाते हैं। पंजाब को भी ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेते हैं 1849 में। तो कितने एंग्लो सिख वॉर हुए बेटा? 2। पहले में भी हारे हम, दूसरे में भी हारे हम, दोनों में जीते ब्रिटिश। पर पहले में हारने के बाद हमने बो डाउन नहीं किया, घुटने नहीं टेके, है ना, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, फिर से रीग्रुप किया। पर सेकेंड में तो डिसाइसिव था, हम बुरी तरीके से हार गए। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपांशन को 1848 से 1856 तक। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, कब? 1848 में। और इन्होंने अब नए तरीके से एक्सपांशन करने की सोची। बेटा अब जो भी कुछ इंडिया में बचा था एनेक्सेशन के लिए वो सब लेके आएंगे कौन? लॉर्ड डलहौजी। हेल्म का मतलब होता है पतवार। तो अब लास्ट में अंग्रेजों की नाव को किनारे लगा रहे हैं अंग्रेज। पूरा इंडिया, लगभग जो भी पार्ट बचा था उसको लॉर्ड डलहौजी एनेक्स करेंगे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, बहुत ही बेकार पॉलिसी थी। इस पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आप लोग ने कंगना रनावत की मूवी देखी होगी ना, मणिकर्णिका। उस मणिकर्णिका में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को बताया है। क्या था ये पॉलिसी? इस पॉलिसी के अंदर ये था कि अगर किसी किंगडम के रूलर की, किंग की डेथ हो जाती है, जो कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहा हो, जिसने सब्सिडरी अलायंस पहले साइन किया हो, मतलब जो सब्सिडरी स्टेट हो, ठीक है, अगर कोई राजा जो सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका था, सब्सिडरी स्टेट का पार्ट था, उसकी डेथ हो जाए किसी बिना नेचुरल हेयर के, मतलब जो उत्तराधिकारी हो, खुद का अपनी संतान, बायोलॉजिकल बेटा बिना दिए अगर उस राजा की डेथ हो जाती है तो उसकी टेरिटरी लैप्स हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर किसका कंट्रोल हो जाएगा? ब्रिटिश कंट्रोल हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होता है, नेचुरल मेल हेयर, तो भैया वो पूरी की पूरी टेरिटरी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। झांसी की रानी और उनके जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, है ना, उनका एक बेटा था पर उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, तो अंग्रेज बोलते हैं हमें अडॉप्टेड सन से कोई मतलब नहीं है, आपका खुद का बायोलॉजिकल कोई बेटा नहीं है, तो अब आपकी किंगडम ख़त्म। वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? अंग्रेजों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसको, इस वर्ड को पढ़ना क्या है आपको? एयर। क्या पढ़ना? एयर। तो अगर किसी रूलर का नेचुरल हेयर मतलब बायोलॉजिकल बेटा है तो वो किंगडम उसके पास रहेगी। और अगर वो पति मर जाता है और उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं होता है, लड़का पैदा नहीं होता है, तो वो किंगडम किसको चली जाएगी? अंग्रेजों को चली जाएगी, ठीक है। और सपोज करो कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मेरे अडॉप्टेड बच्चे को मिलनी चाहिए, तो जो अडॉप्शन हो उसका कन्फर्मेशन, उसको अप्रूव किसने किया हो? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अडॉप्टेड बच्चे को चाहिए तो वो अडॉप्शन जब होगा तो उसका कंफर्मेशन, उसको अप्रूव कौन करना चाहिए? ब्रिटिशर्स। और इस
पॉलिसी को फोर्स में ला करके एनफोर्स करके सतारा, नागपुर, झांसी ये टेरिटरी भी, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अभी मैंने एक बुक देखी थी, प्राइवेट पब्लिशर की थी, ट्यूशन में एक बच्चा लेके आया था, तो उसमें तो और बहुत सारे नए नाम थे, अब मुझे याद तो नहीं आ पा रहे हैं, पर बहुत सारे एरियाज़ हैं, इंडियन टेरिटरीज़ हैं जिनको इस पॉलिसी के अंदर अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। एक और आइडिया एम्प्लॉय किया डलहौजी ने टेरिटरीज़ को एनेक्स करने का, वो था मिस गवर्नेंस। ये किसी भी राजा को उठ के बोल देता था कि भैया आपकी टेरिटरी में मिस गवर्नेंस हो रही है, आप एरिया को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चलो अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा रूल ख़त्म, हमारा रूल चालू। नवाब वाजिद अली खान जो थे अवध के, उन्हें इनएफिशिएंट रूलर घोषित कर दिया गया। उनसे कहा गया कि तुम तुम्हारे सब्जेक्ट की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही इनसेंसिटिव हो, है ना, तुम सेंसिटिव नहीं हो। ब्रिटिश उससे कहते भाई देखो तुम तो तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारे सब्जेक्ट का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहे हो, नेसेसरी रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हो, तुम हटो, हम रूल करेंगे। इस प्रिटेक्स्ट में अवध को उन्होंने एनेक्स किया 1856 में, और फिर इसी वजह से अनरेस्ट चालू हो गया ब्रिटिश आर्मी में, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स अवध के थे बेटा, तो अवध के राजा से अवध के जो लोग थे वो खुश थे, उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर ब्रिटिशर्स का ऐसा रवैया देख के अवध के लोग, इवन जो सैनिक होते हैं जो ब्रिटिश आर्मी में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो रिवोल्ट करने की सोचते हैं। गुस्सा क्यों होते हैं? ब्रिटिश सोल्जर्स का क्या लेने देना अवध से, कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो कहाँ से आए थे, अवध से आए थे। इस वजह से सोल्जर्स रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि भाई हमारा राजा तो अच्छा भला था, तुमने उसको क्यों हटाया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसे हटना चाहिए था, और अगर उसे हटा रहे हो तो तुम कौन से अच्छे हो भाई, तुम भी तो ऐसे ही हो। फिर धीरे धीरे करके बेटा डलहौजी ने टाइटल्स को एबलिश करना चालू किया, बहुत सारे जो भारतीय राजा थे उनके टाइटल्स को एबलिश कर दिया। नवाब ऑफ कार्नेटिक के टाइटल को, सूरत के, राजा ऑफ तंजौर के, इन सब के टाइटल को ख़त्म कर दिया। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.